स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के ओवरडेंटन की जो बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके अंदर वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब आप लोगों के पास इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो इससे आप लोगों ने क्या बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, अब देखें आपके पास इक्वल के जो इस साइड पे वैल्यूज़ होती हैं ना, ये आप लोगों ने उसके जो लास्ट पे जो उस मैट्रिक्स का कॉलम बना करेगा ना उसमें लिखा करनी है। तो यहाँ पे आपके पास पहले वाले क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल ही या अननोन एक ही यूज़ हो रहा है, तो आपके पास कॉलम भी एक ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा, -2 3 और 9। आप लोगों ने साथ वेरिएबल नहीं लिखने होते। जब इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में जाते हैं ना, तो सिर्फ आप लोगों ने कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है। तो पहला आपके पास है -2 3 और 9। उसके बाद आप लोग चाहें तो अपनी आसानी के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हुए यहाँ पे डॉटेड की लाइन्स लगा लें, और फिर यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम लिखेंगे वो इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी वैल्यूज़ होंगे वो लिख लें। जैसे यहाँ पे 6 है, 8 है और -3 है। बी पार्ट की बात करें तो आपके पास देखिए इस दफ़ा अननोन आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसके मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखना है तो आपके पास जो इनके साथ ये कोफिशिएंट पड़े हुए हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं होता तो उसके साथ कौन सा कोफिशिएंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है। पहले लिखेंगे, पहली रो की बात करेंगे, अगर 6 -1 और 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, और लास्ट वाला जो कॉलम हम लोगों ने लिखना है वहाँ पे आप लोगों ने इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होगी वो लिख लेनी है। यहाँ पे बात करें तो आपके पास x1 वाली एंट्री नहीं है, तो इसकी जगह आप लोगों ने 0 लिख लेना है। यहाँ पे x2 वाले जो कॉलम आ रहा है उसके अंदर आपके पास 5 है, और फिर लास्ट वाला आपके पास क्या आ जाएगा, -1, और इक्वल के दूसरी वाली साइड पे आपने लास्ट कॉलम के अंदर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट के अंदर जो टोटल वेरिएबल अननोन यूज़ हो रहे हैं वो टोटल जा रहे हैं x1 x2 x3 x4 और x5 तक। मतलब टोटल आपके पास 5 कॉलम बनेंगे, और 6 वाला जो होगा वो आपके पास इक्वल के दूसरी साइड की वैल्यूज़ का बनेगा। पहले वाले की बात करें, इसके अंदर x1 की वैल्यू नहीं गिवन, तो उसकी जगह हम लोगों ने 0 लिख लिया। दूसरे x2 का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 2 है। x3 वाला कोफिशिएंट भी यहाँ नहीं है, तो x4 वाला आपके पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। देखें x3 वाला मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, और x5 वाले के साथ क्या कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होगी वो हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट कॉलम पे लिख देनी है। यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे x1 के सिर्फ आप लोगों ने कोफिशिएंट लिखने होते हैं, मैट्रिक्स बनाए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 -1 1, और x4 और x5 इसमें है ही नहीं, उसकी जगह 0 0, और इक्वल के जो दूसरी वाली साइड पे वैल्यू आ रही है वो हम लोगों ने लास्ट कॉलम में -1 लिख देना है। इसकी बात करें, आपके पास x1 x2 x3 सबके साथ कोफिशिएंट मौजूद है, तो लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 2, और फिर -3, और फिर इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 6। मतलब लास्ट वाला कॉलम हमेशा इक्वल के दूसरी वाली वैल्यूज़ का बनाना है, और बाकी इन वेरिएबल या इन अननोन के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है उनका मैट्रिक्स बनेगा। जो आपके पास अननोन किसी इक्वेशन में मौजूद नहीं होगा तो उसकी जगह आप लोगों ने एंट्री चल क्या लिखनी है, 0 लिख देनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है। आप लोगों के पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इससे आप लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले वाले की बात करें, आपके पास पहले कोफिशिएंट्स लिखते होते हैं x1 x2 के। तो पहली रो की बात करें तो ये पहली इक्वेशन की बात करें तो आपके पास है 3 और -2, और इक्वल के दूसरी वाली साइड की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो लास्ट कॉलम में लिखते जाना है। यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर लिखेंगे 4 5, और इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। 7 3, और फिर क्या लिख देंगे, 2। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। सेम इसी के बी पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के, तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। आपने फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे। x1 के ये टोटल तो आपके पास अननोन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और फोर्थ वाला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यूज़ का। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट है 2 है, x2 वाला कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यार नंबर अननोन नहीं है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख लेना है, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और इक्वल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। फिर इसकी बात करेंगे 3 -1 4, और इक्वल के यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, 7 आ रही है। 6 1, और ये क्या आ रहा है, -1, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 वैल्यू आ रही है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने सी पार्ट को भी सॉल्व करना है। सी पार्ट बहुत ही आसान है। आप देखिए टोटल अननोन आपके पास इक्वेशन देखते हुए नजर आ रहा है, x1 x2 x3 है। पहली वाली अगर इक्वेशन की बात करें तो इसके अंदर x2 भी नहीं है, x3 भी नहीं है, तो उनकी जगह हम लोगों ने 0 0 एंट्री लिख लेनी है। पहली आपके पास 1, दूसरी 2 0, और इक्वल के दूसरी साइड वाले लास्ट कॉलम बनाना है, वो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसकी बात करनी, x1 नहीं है तो आपके पास x2 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1 बनेगा। x3 नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है, इक्वल के दूसरी साइड पे 2।
यहाँ पे x1 x2 दोनों ने उनकी जगह 0 लिख दिया और x3 के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे, वो 1 है तो वो 1 यहाँ पे लिख के इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो आप लोगों ने लास्ट कॉलम के अंदर प्लेस कर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी बहुत आसान है। जस्ट इसमें आप लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो उससे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस आप लोगों को अगर सॉल्व करना हो तो अपनी नोटबुक पे यूँ भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स रख के उससे इक्वेशन बनाए, दोनों क्वेश्चंस की क्या हो गया एट अ टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरे से ज़्यादा शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, दूसरों की हेल्प करना सदका जारी होता है, और इस आम में भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए।